हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत यूजफुल रहने वाला है। अभी हम करने वाले हैं डेली के करंट अफेयर्स, जिसमें हम 20 मार्च और 21 मार्च के जो भी करंट अफेयर्स होंगे, जो करंट में इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे होंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। Our first question says, what is the maximum transaction amount included under the BHIM UPI incentive scheme? BHIM UPI incentive scheme जो है उसमें उसके अंतर्गत जो है पूछ रहा है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है। आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके पास 5,000, 1,000, 2,000 या फिर 10,000। सो द करेक्ट आंसर इज 2,000, यानी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है भीम यूपीआई इंसेंटिव स्कीम के अंडर वो कितना है 2000। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन इंसेंटिव स्कीम ऑफ ₹1,500 करोड़। ओवरऑल कितने की है ये 1,500 करोड़ का अप्रूवल जो है वो सरकार ने दिया है स्कीम के लिए, टू प्रमोट लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन अमंग स्मॉल मर्चेंट्स। ठीक है। तो आप बाकी सब जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सेकेंड क्वेश्चन, recently ISRO and the Semiconductor Laboratory developed India's first indigenous 32-bit microprocessor for space. What are their names? कल हमने एमसीक्यूज में ये भी कवर किए थे। पूछ रहा है कि कौन सा इसरो ने और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने मिलकर क्या बनाया है। मिलकर इंडिया का जो एक इंडिजीनियसली मतलब जो लोकल हमारी कंट्री में ही बना है 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर जो लॉन्च व्हीकल्स में यूज होना है उसके लिए। तो आपने बताना है उसका नाम क्या है। तो कल हमने डिस्कस किया था, नाम क्या है, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। उन माइक्रो प्रोसेसर्स का नाम क्या है, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। ठीक है। फॉर स्पेस एप्लीकेशंस दीज प्रोसेसर्स विल एनहांस इंडिया सेल्फ रिलायंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर नेविगेशन इन लॉन्च व्हीकल्स, यानी लॉन्च व्हीकल्स में इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा लॉन्च व्हीकल की नेविगेशन के लिए, एज वेल एज स्पेस टेक्नोलॉजी में को एनहांस करने के लिए इंडिया ने ये 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर जिनका नाम है कल्पना 3201 एंड विक्रम 3201 बनाए हैं और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैं, यानी अपने देश में ही बनाए गए हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, इंडिया AI mission recently signed a memorandum of understanding with which of the following। आपको बताना है कि इंडिया का जो AI मिशन है उसने MOU साइन किया किसके साथ, इसरो के साथ, नीति आयोग के साथ, मेटा के साथ या बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। देखो पहला ऑप्शन क्या है। अब बार बार हमारे पास इसरो आ रहा है तो हमें इसरो के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि इनके जो हेड हैं यानी चेयरमैन है ये कौन है, वी नारायणन, नारायण फिर नारायणन, वी नारायणन इज द चीफ ऑफ इसरो। उसके बाद अगर हम बात करें इसरो के हेडक्वार्टर्स की तो इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु। कहां पर है, बेंगलुरु। बात करें हम कि इसरो की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसरो की फॉर्मेशन जो है वो हुई थी, लिखेंगे फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1969 में। ठीक है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसरो के बारे में। ठीक है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। आफ्टर हम बोलेंगे इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन फॉर्म होता है, 1950 में होता है प्लानिंग कमीशन, जिसके हेड जो है वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की तो प्लानिंग कमीशन किस लिए बनाया गया था कि देश जो है वो अभी ताजा ताजा आजाद हुआ था, तो देश में काफी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए, हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट लाने के लिए क्या करना पड़ता, प्लानिंग करना पड़ती। क्योंकि हमें पता है ना जब भी कोई चीज अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लाने के लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लानिंग कमीशन उसके लिए बनाया गया जिसमें 5 ईयर प्लान कंडक्ट किए गए कि पहले 5 साल हम क्या करेंगे, जैसे 5 ईयर प्लान बनाए गए। ठीक है। 5 ईयर प्लान्स में क्या था कि जैसे गवर्नमेंट बनती है ना, जो लोकसभा की इलेक्शन होती है 5 साल के लिए, इस तरह से लगा लो कि 5 साल का प्लान जो लाया गया कि हर 5 साल में कौन सा काम जो है वो किया जाएगा। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से लेकर 1956 तक होता है और उस 5 ईयर प्लान में किसकी बात होती है, एग्रीकल्चर को डेवलप करने की।
इसको एग्रीकल्चर को डेवलप करने की, उसमें क्योंकि सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा, खुद पे सेल्फ रिलायंस जो है वो हासिल करनी होगी, यानी अपने आप के ऊपर जो है वो डिपेंड रहना सीखना होगा, जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना था, एज वेल एज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, बेशक देश का बंटवारा हो चुका था, पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उन्हें कंज्यूम करने के लिए खाना तो चाहिए, खाना तो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक नीड है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर में बहुत सारी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जिसमें क्या लाया था, आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में यही जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करने की बात की थी, और वो सब आप इकोनॉमी के भी प्लानिंग कमीशन जो है प्लानिंग वाला चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। बात करें सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, उसमें इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए बात की गई थी, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज की डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे पहले खाना जरूरी है, खाना होगा तो उसके बाद आप इंडस्ट्रीज, और वहां आप देखेंगे कि हमें किस तरीके से डेवलपमेंट करनी, और फिर डिफरेंट 5 ईयर प्लान हर तरह के आए। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि ये सब किसके तहत हो रहा है, प्लानिंग कमीशन के तहत हो रहा है, 5 ईयर प्लान बनाए जा रहे हैं। लेकिन 2015 में प्लानिंग कमीशन जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, और उसकी जगह कौन आता है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर देता है। इसको रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। अब आप देखो कि इसको प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस तो कर दिया है, लेकिन इनके चेयरमैन कौन रहेंगे, इनके जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं। जो भी पीएम होंगे कंट्री के वो इनके क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। तो यानी नरेंद्र मोदी जो है वो नीति आयोग के चेयरमैन है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया एआई मिशन ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो वो किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, ठीक है। और क्यों किया है, टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन इन सेवरल क्रिटिकल सेक्टर्स। बहुत सारे क्रिटिकल सेक्टर्स में क्या करने के लिए, जो भी इस तरह के क्रिटिकल सेक्टर्स होते हैं उनमें आर्टिफिशियल डेवलपमेंट की जाए, ताकि बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो मिल सकेगी। तो आर्टिफिशियल डेवलपमेंट की, यहाँ फिर हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ जो है क्या किया हुआ है, एमओयू साइन किया है, किसने, इंडिया एआई मिशन ने, ठीक है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ये आपको बताना है, असम में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, वर्ल्ड जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व न्यूज में जो होते हैं, एज वेल एज स्पीशीज, ये सारा इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का भी पार्ट आ जाता है, करंट अफेयर्स का भी पार्ट आता है, तो आपने ये कवर करना है साथ साथ, ठीक है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो महाराष्ट्र में है, कहां पर है, सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखो यहाँ क्या बताया, 536 सांबर्स हैं वहां पर, 295 चिताल्स की पॉपुलेशन है, जो चिताल्स क्या होते हैं, स्पॉटेड डियर, जिनके ऊपर स्पॉट्स बड़े होते हैं, ठीक है। मेकिंग इट वन ऑफ द सेंचुरीज विद द हाईएस्ट डियर पॉपुलेशन, यानी सांबर्स भी डियर की पॉपुलेशन, डियर की स्पीशीज है, तो इट मींस यहाँ पे हाईएस्ट डियर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। वन ऑफ द सेंचुरीज, एक ऐसी सेंचुरी है जहां पर, सिर्फ ऐसी नहीं है, अकेली नहीं है, ये एक ऐसी सेंचुरी है जहां पर डियर की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली अमंग मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और जो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो इंसान ने बनाई है, उनमें से एक है। इट इज सिचुएटेड इन द सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, याद रहेगा, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का दिन कब मनाया जाता है, वैसे तो रोज ही मनाया जाता है, पर यहाँ पे कब मनाया जाएगा आपको बताना, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये मनाया जाता है 20th मार्च। कब, 20th मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है हर साल, ठीक है, 20 मार्च को। क्यों मनाया जाता है, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, कि खुश रहना कितना ज्यादा जरूरी है, खुश रहने से हमारा खून बढ़ेगा, खुश रहने से हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे, तो इट मींस हम ओवरऑल खुश ही रहने वाले हैं, और पॉजिटिविटी जो है वो लाइफ में ला सकते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, थीम फॉर दिस ईयर इज केयरिंग एंड शेयरिंग। इस साल की जो थीम है, देखो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है ना। तो अंतरराष्ट्रीय खुशियों का दिन जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। सबसे पहले ये याद रखना है, इस साल की थीम क्या है, केयरिंग एंड शेयरिंग।
केयरिंग करो, दूसरों की भी परवाह करिए, खुद की भी करिए, और दूसरों के साथ भी चीजों को शेयर कीजिए, खुशियों को शेयर कीजिए, ठीक है। विच एम्फेसाइजेस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज एंड एनहांसिंग ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। चलिए, थीम याद रखनी है और डेट भी याद रखनी है। विद स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कॉल्ड द बियॉन्ड स्क्रीन्स। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स, एक डिटॉक्स इनिशिएटिव है, वो लॉन्च किया है और उसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन्स। कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या फिर ओडिशा। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज कर्नाटका। किसने किया है? कर्नाटका ने, बियॉन्ड स्क्रीन्स, ठीक है। देखें, कर्नाटका आईटी मिनिस्टर प्रियांक खारगे लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव, जिसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन्स। किसने किया? कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर, जिनका नाम है प्रियांक खारगे। The initiative promotes responsible gaming and digital consumption in collaboration with All India Gaming Federation and the Department of Electronics, IT, Biotechnology, and Science and Tech. It aims to combat digital addiction by encouraging balanced technology use. The initiative was announced at GAFX 2025, जिसका क्या abbreviation है? Games, Animation and Visual Effects, and includes a dedicated digital detox center and website. देखो, ये क्या है? एक डिटॉक्स इनिशिएटिव है ना, डिटॉक्स इनिशिएटिव है। अब किस चीज से डिटॉक्स की बात कर रहे हैं? डिटॉक्स मतलब खुद को प्यूरिफाई करना, गंदगी को निकालना। अब वो कौन सी गंदगी को निकालने की बात कर रहा है? यहाँ पर बात हो रही है, देखो इसका एम क्या है, यहाँ से, आपको बाकी सब जरूरत नहीं है जानने की, यहाँ से देखिए, ये जो लाइन है ना, ये जरूरी आपको जानना भी तो है क्या? इट एम्स टू कम्बैट डिजिटल एडिक्शन बाय एनकरेजिंग बैलेंस टेक्नोलॉजी यूज। आजकल हम टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम उसके एडिक्ट हो चुके हैं, हम बस उसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा दिमाग जो है वो उसी में पूरा यूज हो जाता है, कंज्यूम कर लेता है सारा जो है एडिक्शन तभी बन जाता है, सभी चीजें कंज्यूम करके। लेकिन यहाँ क्या बात करें कि इसका मकसद ये है, इस डिटॉक्स इनिशिएटिव जिसका नाम था बियॉन्ड स्क्रीन्स, इसका मतलब ये है कि हमें जो भी डिजिटल एडिक्शन है किसी भी चीज से, चाहे वो गेम से हैं, जो ऑनलाइन गेम्स चल रही हैं, चाहे टेक्नोलॉजी से है, जिस भी चीजों से हमें एडिक्शन है जो डिजिटल है, उनसे उनका बैलेंस्ड इस्तेमाल करना है, यानी उनसे डी एडिक्शन भी करनी है, धीरे धीरे थोड़ा कम करनी है एडिक्शन को, और एज वेल एज एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है, बैलेंस्ड वे में यूज करना है, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज एक्सट्रीम में होती है तो वो हानिकारक होती है। चलिए, next question says, which city has become home to India's first PPP model based green waste processing plant? कौन सी सिटी है जो इंडिया की पहली PPP मॉडल बनाने वाली बेस्ड ग्रीन वेस्ट सिटी प्रोसेसिंग प्लांट है? यानी इंडिया का पहला PPP मॉडल जो है वो कहां पर लगा, ठीक है, ये बताइए। द आंसर इज इंदौर। देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। इंदौर इज लॉन्चिंग इंडिया फर्स्ट PPP मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन एक रूरल है और एक अर्बन है, एक गांव को के लिए है, एक शहर के लिए। ये स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन वाला है, उसके तहत इंदौर ने क्या लॉन्च किया है? इंदौर ने लॉन्च किया है फर्स्ट PPP मॉडल, और इस मॉडल से क्या होगा? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग। ये क्या है? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, ठीक है। इसका एम क्या है ये याद रखना है, देखो यहीं से पता चल जाएगा। टू कन्वर्ट ग्रीन वेस्ट इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रीन वेस्ट होता है, ग्रीन वेस्ट होता है जो, उसे वैल्यूएबल रिसोर्स में, इस तरीके से रिसोर्स में उसे शामिल करना है कि उसका आगे जाकर बहुत यूजफुल जो है यूज हो सके, ठीक है। वुडन पैलेट सच एज ऑल्टरनेटिव टू कोल, ताकि कोल के ऑल्टरनेटिव हमें पता चल सके, एनर्जी प्रमोट कर सके। इट मीन्स कि जो ग्रीन वेस्ट होगा, ग्रीन वेस्ट क्या होता है? जो एग्रीकल्चर लेड वेस्ट होगा, जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेस्ट होगा, यही होता है ना ग्रीन वेस्ट। आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्रीन वेस्ट तो वही होगा। तो ग्रीन वेस्ट जो एनवायरमेंट फ्रेंडली वेस्ट होगा, कि जो एनवायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाता है, वैसा वाला वेस्ट जो है उसे हमें इस तरीके से डिस्चार्ज नहीं करना है, ओपनली डिस्चार्ज नहीं करना है, उसका हमें डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट मीन्स के थ्रू क्या करना है, उनको वैल्यूएबल रिसोर्सेज में, किसमें? वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना है। और ये क्यों करना है? ताकि हमें आगे आने वाले समय में कोल के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े,
पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि ये सब क्या है, ये दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये बनने में जब एक बार कोयला जो है खत्म हो जाएगा, अगर मान लेते हैं, खत्म तो नहीं होगा, खत्म होने की कगार पर हो जाता है, कोयला बनने में बहुत सारे हजारों साल जो है वो लग जाते हैं, पेट्रोलियम में भी, ठीक है। तो इस तरीके की ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो लिमिटेड होते हैं, एज वेल एज ये क्या करवाते हैं, हानि पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होते हैं जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, फॉर इंस्टेंस सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जो डिफरेंट ये एनर्जीज हैं जो हम नेचर के सोर्सेज से ले रहे हैं, जो नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो अबंडेंट होते हैं और वो खत्म नहीं होते आसानी से, ठीक है। तो ये सब इसने किया ये लॉन्च मॉडल इंदौर ने, ठीक है। आगे इसके बारे में थोड़ा दिया है, द इनिशिएटिव हेल्प्स कंट्रोल एयर क्वालिटी इंडेक्स, रिड्यूसेस पोल्यूशन एंड सपोर्ट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 1 सेकेंड। क्या बोल रहे हैं, द इनिशिएटिव हेल्प कंट्रोल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस इनिशिएटिव से क्या होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो हमें एयर क्वालिटी बताता है कि यहाँ की हवा जो है वो किस तरीके की है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसे कंट्रोल कर सकेगा, उसे बेहतर कर सकेगा कि हमारे देश की भी क्वालिटी जो है वो बेहतर हो सकेगी। रिड्यूसेस पोल्यूशन एंड सपोर्ट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोमी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। जोमी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है, कौन सी स्टेट्स में जोमी ट्राइब। देखो अभी ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में क्वेश्चन जो है कोई ना कोई आ सकता है, तो ट्राइब्स भी हमने डेली की जो ट्राइब्स न्यूज में चल रही है, जब जब न्यूज में आएंगी वो एमसीक्यूज के द्वारा हम कर लेंगे। जोमी ट्राइब आप पता क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ सेक्शंस ऐसी होती हैं जिनको आपने डिफरेंट करने की कोशिश करनी है, मैं बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया, आज आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करवाई सागरेश्वर, ठीक है। फिर मान लेते हैं मैंने आपको जोमी ट्राइब करवाया ना। जैसे अब मैंने कल भी आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क करवाया था, आप एक अलग से नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में यानी कुछ पेजेस की, उसमें क्या करना है, एक साइड लिख देना नेशनल पार्क्स। जैसे आपने 2-3 पेज, एक पेज पे लिखा नेशनल पार्क, फिर 3-4 पेज छोड़ देने, क्या करना है, 3-4 पेज छोड़ देने। फिर आपने उस 3-4 पेज के बाद 5वें पेज पर लिखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर 3-4 पेज छोड़ देने हैं, फिर लिखना है ट्राइब्स, फिर 3-4 पेज छोड़ देने हैं, फिर लिखनी है एक्सरसाइज। आप समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है, जब पेपर आएगा ना आपको इस तरीके से ना भी याद रहे तो इस तरीके से कैसे याद रहेगा, ये होते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स जो कहीं पे भी आ जाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स को हमें क्या करना है, बाइफरकेट करने की कोशिश करनी है, उनकी अलग अलग सेगमेंट बनाने की कोशिश करनी है। जब ये 4-5 पेज में आपने जो भी साल भर की बात करी, फिर रोज इतनी 8 तो होंगे नहीं नेशनल पार्क न्यूज में, 1-2 ही होगा, फिर दूसरे दिन होगा, कभी चौथे दिन होगा, कभी 7वें दिन होगा। तो नेशनल पार्क जैसे कभी रणथंभौर था नेशनल पार्क न्यूज में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, मान लो गहिरमठ नेशनल पार्क न्यूज में है। इस तरीके से जो जो न्यूज में है वो इसके नीचे लिखते रहना है, पूरा साल का कंपाइल कर लेना है, और फिर साथ साथ बीच बीच में रिवीजन करते रहनी है। जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद ही रहता है, तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप उसको नजर दे सकते हैं, और लास्ट में पेपर में आपको पूरे साल का रिवाइज हो जाएगा। और साथ में मेन चीज क्या है, आपका एक भी नहीं छूटेगा इसमें से कुछ भी, क्योंकि आपने डेली में से जो भी नेशनल पार्क्स होंगे वो यहाँ छांटे होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ छांट के रखी होंगी। जैसे जोमी ट्राइब मान लेते हैं, कल हमने एक और ट्राइब पढ़ी थी, जैसे कोई और ट्राइब है, फिर और ट्राइब है, और ट्राइब है, ऐसे करते करते कितनी ट्राइब्स हो जाएंगी, करीब 50, 60, 70 हो जाएंगी। वो आप एंड जो है साल में जब आपका एग्जाम आता है, जब तब तक जितनी भी इकट्ठी होंगी वो आपने रिवाइज करनी है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसको ऐसे करना है, सिर्फ यही पे याद करके छोड़ नहीं देना, क्योंकि फिर वो याद नहीं रहता है, वो 2, 4, 10 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद भूलने की होता है कि भूल जाता है, ठीक है। जोमी ट्राइब जो है वो ना, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स अनएक्सपेक्टेड पार्ट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो करंट में था नहीं तो पूछ लिया, या 4 साल पहला पूछा। जैसे अभी आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट वाला,
तो उस एग्जाम में क्या पूछा था आपको, ये एक ही साल के करंट अफेयर्स थे जो मैक्सिमम बच्चों ने अभी क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चन जीके से करंट अफेयर से आए थे, वो क्वेश्चंस करंट के ही थे, लेकिन कुछ अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, हमने मैराथन में कवर नहीं किए, कुछ और आपने कहीं और कंपाइलेशन में एंड में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपने डेली पढ़ा होगा तो आपको क्या करना है, बस इसी तरह से सेगमेंट्स बनानी, लास्ट टाइम उसकी रिविजन कर देनी अच्छे से, फिर याद रहेगा, ठीक है। जोमी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, ठीक है। नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी इज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करती है, किसने इनिशिएट किया बताओ, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज सिंपल, यहां क्या होगा, सेंट्रल जू अथॉरिटी, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, चलो। नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी कौन इनिशिएट, किसने इनिशिएट किया, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी है क्या, ये इसलिए है ताकि जो भी तमाम वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं, उनको जो डिजीज लग सकती हैं उनकी सर्विलेंस की जाए, उनकी निगरानी की जाए, उस पर रिसर्च की जाए, डायग्नोस्टिक किया जाए, उनका क्योर किया जाए, ताकि वाइल्ड लाइफ को डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो डिजीज हैं वो ना लगे, ठीक है। सर्विलेंस की जाए, रिसर्च की जाए, डायग्नोस किया जाए। Central Zoo Authority initiated the program to improve wildlife health and manage zoonotic disease. Zoonotic disease क्या होती है? जो एनिमल से फैलती है, ठीक है, जो जिनका मीन्स जो होता है वो एनिमल से होता है, ठीक है, एनिमल से फैलने वाली जूनोटिक डिजीज है। तो बोल रहा है इसका यही एम है सेंट्रल जू अथॉरिटी का कि इस तरीके की जो बीमारियां हैं जो जानवरों से फैलती हैं तो वो स्प्रेड होती हैं वो ना हो, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपने बहुत बार पढ़ा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ये आपको बताना है। द आंसर इज वेना, ऑस्ट्रिया। कहां पर है, वेना, ऑस्ट्रिया में। चलिए, और इसके कितने मेंबर्स हैं देखो, ये याद रखो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, है ना। कब बना, 1957 में बना। मेंबर्स कितने हैं, 178 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है, वेना में है, जो अभी हमने पढ़ा, वेना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। IATA स्टैंड्स फॉर, IATA की एब्रीविएशन क्या है, इसका मतलब है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये बिल्कुल वन लाइनर है। अंकारा इज द कैपिटल ऑफ, अंकारा किसकी कैपिटल है, ओमान, कतार, टर्की या मालदीव्स। अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की, अंकारा किसकी कैपिटल है, टर्की की, तुर्की जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम बुक इज रिटन बाय, ये किताब किसने लिखी है, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम बुक इज रिटन बाय शशि थरूर, रविंद्रनाथ टैगोर, MK गांधी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड डॉक्टर YS राजन। सो द बुक इज रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम एंड डॉक्टर YS राजन। कौन सी बुक है, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया 2020। चलिए, ऑपरेशन गंगा वॉज कंडक्टेड बाई IAF, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन गंगा चलाया था और वो कहां पर चलाया आपने ये बताना, ऑपरेशन गंगा। द आंसर इज यूक्रेन, आंसर इज यूक्रेन। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन कम्स अंडर, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन तो किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही अंदर आएगा ना, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑप्शन इज सी। ये हो गया आपके 15 MCQs जो डेली के न्यूज में थे, जिसमें हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जिसमें कुछ चीजें थी, कुछ स्कीम्स थी, इनिशिएटिव थे, उनको हमने एलैबोरेट करके एक्सप्लेनेशन भी उनकी पढ़ी साथ साथ कि कब वो क्या इस्टेब्लिश होता है, कहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स है, इस तरह की चीजें
और उसके साथ साथ कुछ वन लाइनर्स थे लास्ट में, जिसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा किसकी क्या एब्रीविएशन है, कौन सा मिशन जैसे ऑपरेशन गंगा है वो कहाँ कंडक्ट किया गया है, तो वो भी हमने देखा। सो ये थे आज के हमारे 15 MCQs का सेशन। तो आई होप आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।